Hello, my dear students. How are you all? I am Pavitra Bag here to teach you biology. Welcome to my YouTube channel biologicsp.bag. So today we'll discuss about the biological classification of class 11. This is the second chapter. Okay, ये जो हमारा है second chapter है biological classification. Okay guys, so आज start करेंगे हम 11th का second chapter, that is biological classification. Okay, so what is the meaning of biological classification? Simply देखो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन का मतलब है, क्लासिफिकेशन का मतलब सिंपली होता है ग्रुपिंग. ओके गाइस, क्या मतलब हो जाता है इसका? ग्रुपिंग. एंड बायोलॉजिकल जो ये जो वर्ड है दैट इज कम फ्रॉम द बायोलॉजी, विच मीन्स बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? बेसिकली इट इज द स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स होता है. ओके, सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सिंपली मतलब क्या हो गया? ग्रुपिंग ऑफ लाइफ फॉर्म्स. ओके, ग्रुपिंग ऑफ लाइफ फॉर्म्स को ही हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलेंगे. तो यहाँ पे डेफिनेशन सिंपली लिखा हुआ है, देखो, ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज. तो हम जो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या जो लाइफ फॉर्म को हम जो क्लासिफिकेशन करेंगे, कौन से बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे? दैट इज बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज. सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज के हिसाब से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे. तो उसके लिए यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हो. यहाँ पे बहुत सारे कलरफुल बल्ब पड़े हुए हैं. ओके, कलरफुल बल्ब्स आर देयर. ओके, बहुत सारे कलरफुल बल्ब्स हैं. तो इनको हम क्लासिफाई कैसे करेंगे? इनके सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज के हिसाब से करेंगे. तो मान लो यहाँ पे बहुत सारे पिंक बल्ब्स है, ब्लू कलर का है, व्हाइट कलर है, ऑरेंज है, ब्लू है. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बल्ब्स आर देयर. सो क्या करेंगे हम? यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अरेंजमेंट हुआ है तुम्हारा. यहाँ पे सिमिलर बॉल्स देखो, यहाँ पे ये जो अरेंजमेंट है, ये पिंक कलर का बॉल है यहाँ से लेकर यहाँ तक. तो ये जितने भी बॉल्स हैं 1 2 3 4 5 6, ओके, सारा 6 के 6 बॉल यहाँ पे पिंक कलर है. ओके, तो पिंक कलर है, यहाँ पे तुम्हारा थोड़ा सा ग्रीन टाइप का कलर है, यहाँ पे रेड टाइप का कलर है, यहाँ पे व्हाइट है, यहाँ पे ब्लू है और यहाँ पे ऑरेंज है. तो ये जो कलर्स हैं, पिंक का अरेंजमेंट पिंक कलर के हिसाब से किया गया है, ग्रीन का कलर ग्रीन के हिसाब से, रेड बॉल्स रेड कलर के हिसाब से, और व्हाइट बॉल्स जो है व्हाइट कलर के हिसाब से, एंड ब्लू कलर जो है ब्लू कलर के बॉल के हिसाब से, एंड ऑरेंज जो भी है ऑरेंज बॉल्स के हिसाब से. तो ये जो पिंक है, ये पिंक का सिमिलरिटीज है. ये जो ग्रीन है, ग्रीन का सिमिलरिटीज है. रेड है, रेड का सिमिलरिटीज है. व्हाइट बॉल्स का अरेंजमेंट व्हाइट जो है वो सिमिलर है. देन ये तुम्हारा ब्लू जो है, तुम्हारा ब्लू का जो सिमिलरिटीज है, और ऑरेंज का भी जो है यहाँ पे ऑरेंज का सिमिलरिटीज के हिसाब से अरेंज किया गया है. बट ये हो गया सिमिलरिटीज के हिसाब से. बट इनको देखो अलग अलग जगह में भी रखा गया. पिंक इधर है, यहाँ पे ग्रीन है, दोनों को मैच करके नहीं रखा गया क्योंकि इन दोनों के बीच में सिमिलरिटीज नहीं है. पिंक एंड ग्रीन के बीच में कोई सिमिलरिटीज नहीं है, तो इनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है. तो इसको हम बोलेंगे डिसिमिलरिटीज. ओके, डिसिमिलरिटीज के हिसाब से यहाँ पे तुम्हारा रखा गया है, और तुम्हारा सिमिलरिटीज के हिसाब से भी अरेंजमेंट किया गया है. ओके, आई होप तुम लोग क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है समझ में आ गया होगा तुम लोग को. तो नाउ कम टू द another topic, that is need of biological classification. So what is the need? basically क्या need है क्लासिफिकेशन का? ओके, तो बच्चों तुम लोग जानते हो there are a lot of मतलब species in the world, around 1.7 to 1.8 million species. ओके, आप लोग जानते हो ये बात. 1.7 to 1.8 million species are already there. ओके, जिसको हम डिस्कवर कर चुके हैं और उनका नेमिंग भी कर चुके हैं. उनमें से 1.2 मिलियन स्पीसीज जो हैं वो एनिमल्स हैं. क्या है वो? एनिमल्स हैं. एंड देन बाकी जो बचे 0.5 मिलियन स्पीसीज जो हैं वो प्लांट्स है. ओके, इनको ऑलरेडी
डिस्कवर कर दिया गया है और इनको क्लासिफाई भी कर दिया गया है। ओके, तो अब देखो ये क्लासिफिकेशन किए हैं तो इसका फायदा क्या है, क्या कर सकते हैं, क्या फायदा हो सकता है, क्या नीड है इस क्लासिफिकेशन का। तो अब देखो ऑलरेडी मान लो इतने स्पीसीज का क्लासिफिकेशन हो चुका है, तो मान लो कोई नया स्पीसीज हमको मिलता है, ठीक है, कोई नया स्पीसीज मिलता है, तो ये जो क्लासिफाई किया गया है कुछ सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटीज के हिसाब से, तो हम क्या करेंगे, जो नया स्पीसीज है न्यू स्पीसीज का कैरेक्टरिस्टिक को इनके साथ मैच करेंगे। ओके, इनके साथ मैच करेंगे, न्यू स्पीसीज का कैरेक्टरिस्टिक को मैच करेंगे। जब न्यू कैरेक्टरिस्टिक का मैच हो जाएगा, जिस कैटेगरी में मैच होगा उसी कैटेगरी में हम इसको डाल देंगे। तो क्या हुआ, ये जो नया स्पीसीज है, नया स्पीसीज का स्टडी जो है इजी हो गया। सो पहला बात क्या है, फर्स्ट थिंग दैट क्लासिफिकेशन जो है इजी टू स्टडी। ओके, न्यू ऑर्गेनिज्म, इजी टू स्टडी ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म्स को हम इजीली स्टडी कर पाएंगे। सेकेंड थिंग, देखो हम इजीली आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे, कैन आइडेंटिफाई इजीली। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं सिंपल सा, मान लो एक इंस्टीट्यूट है जहां पे 11th एंड 12th का जो हमारा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, मान लो इनको एक ही क्लासरूम में बिठा दिया गया, सिंगल क्लासरूम में बिठा दिया गया। ओके, सिंगल क्लासरूम में बिठा दिया गया, तो बताओ मुझे क्या एक टीचर जब आएगा 11th एंड 12th दोनों बैठे हैं तो पहचान पाएगा क्या कौन सा स्टूडेंट 11th का है, कौन सा स्टूडेंट 12th का है। तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा कि which स्टूडेंट इज फ्रॉम द 11th क्लास एंड which स्टूडेंट इज फ्रॉम द 12th क्लास। सो इट इज क्लमजी, बट इनको अगर हम 11th को एक सेपरेट रूम में और तुम्हारा 12th को एक सेपरेट रूम में बिठा दिया जाए, तो एक टीचर जो है, एक लेक्चरर जो है इजीली आइडेंटिफाई कर पाएगा कि इस रूम में जो बैठे हैं वो 11th के स्टूडेंट हैं और यहाँ पे जो बैठे हैं दे आर फ्रॉम 12th। ओके, तो ये इजी हो जाएगा आइडेंटिफाई करने के लिए। सो सेकेंड थिंग क्या पढ़े हम लोग, जो हमारा क्लासिफिकेशन का जो नीड है, दैट इज वी कैन इट विल बी द इजी फॉर आइडेंटिफिकेशन। एंड थर्ड थिंग दैट इज इजी टू आइडेंटिफाई, easy to study evolutionary स्टडी है, जनरली evolutionary रिलेशनशिप है, सॉरी ये गलत है। ओके, evolutionary रिलेशनशिप। ओके, हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को इजीली स्टडी कर पाएंगे। अब ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, इवोल्यूशन वर्ड सुने होंगे। ओके, इवोल्यूशन वर्ड सिंपली आप लोग सुने होंगे। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक हमारा एंसेस्टर होते हैं। ओके, एंसेस्टर होते हैं और एंसेस्टर से अभी का जो करंट, ओके एक मिनट गाइस, एक मिनट, देखो करंट ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो पता कर लगा सकते हैं। जैसे कि मान लो हम यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूं, जो एंसेस्टर है उनका मंकी, जनरली मंकी। ओके, मंकी से ह्यूमन बने हैं ऐसे बोला जाता है। अब देखो ऐसे बोला जाता है तो मंकी हुए हमारा एंसेस्टर। ओके, मंकी हुए हमारा एंसेस्टर एंड ह्यूमन जो है अभी करंट ऑर्गेनिज्म है। अब देखो अभी तो मंकी भी है, ओके, और ह्यूमन भी है, बट क्या ह्यूमन एंड मंकी एक ही कैटेगरी में आते हैं क्या, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है इनका क्लासेस, या तुम्हारा ऑर्डर या जीनस हो गया तुम्हारा अलग होता है, तो इनका कैटेगरी थोड़ा अलग है। बट ये क्लासिफिकेशन के वजह से ह्यूमंस एंड जो हमारा मंकी है इनके बीच में सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक मिलता है। ये कैसे पता चलता है, जब हम इवोल्यूशन को स्टडी करते हैं, मंकी को स्टडी करेंगे और ह्यूमन को स्टडी करेंगे तो इन दोनों के बीच में बहुत सारे सिमिलैरिटीज आता है। तो इसीलिए हम सोचते हैं कि मंकी ह्यूमन बीइंग्स कम फ्रॉम द मंकी। तो ये बोला जा रहा है कि ह्यूमन इवोल्व फ्रॉम मंकी, तो ह्यूमन का इवोल्यूशन कहां से हुआ है, मंकी। सो दिस इज हाउ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हेल्प्स टू स्टडी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो नाउ कौन कौन पहले क्लासिफिकेशन किए थे और कौन कौन सा साइंटिस्ट थे जो कि हमारा कौन कौन से कैसे कैसे क्लासिफिकेशन किए थे वो थोड़ा देखेंगे अभी। ओके गाइस, सो
पहला देखेंगे फर्स्ट टाइम जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट किए थे वो है एरिस्टोटल। ये द मोस्ट मतलब फेमस साइंटिस्ट जो कि फर्स्ट टाइम स्टार्ट किए थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को। तो वो क्या किए थे, प्लांट्स एंड एनिमल्स को दोनों को ही डिवाइड किए थे, दोनों को ही क्लासिफाई किए थे। तो कैसे किए थे देखो, प्लांट्स को क्लासिफाई किए थे तीन ग्रुप में, तीन कैटेगरी में। वन इज ए ट्री, सेकेंड वन इज श्रब्स, थर्ड वन इज हर्ब्स। ओके, ये जो ट्रीज हैं, ट्रीज जनरली क्या होते हैं बच्चों, जस्ट मिनट गाइज, ओके। सो जो ट्रीज हैं, ओके, ट्रीज जो हैं जनरली वुडी प्लांट होते हैं। ओके, दे आर वुडी प्लांट एंड दे आर टलर, थोड़ा थोड़ा लंबा होते हैं, टलर होते हैं। बट श्रब्स को देखेंगे तो श्रब्स जनरली ये भी वुडी प्लांट है, बट वुडी प्लांट है बट ये तुम्हारा स्मॉलर देन ट्री होता है, ट्री से छोटा छोटा होता है, स्मॉलर देन ट्री। ओके, तो लास्ट वन जो है तुम्हारा हर्ब्स। हर्ब्स तुम्हारा जनरली ग्रासी प्लांट होते हैं। ओके, घास फूस जैसे होते हैं। तो प्लांट्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किए थे, एक तो हो गया ट्री, अनदर वन इज श्रब्स, अनदर वन इज हर्ब्स। ट्री हो गया तुम्हारा वुडी प्लांट्स, श्रब्स भी तुम्हारा वुडी प्लांट्स है बट तुम्हारा स्मॉलर होते हैं, छोटा छोटा होते हैं, एंड तुम्हारा हर्ब्स जो कि ग्रासी प्लांट होते हैं। देन एनिमल्स को डिवाइड किए थे दो कैटेगरी में, एक तो तुम्हारा रेड ब्लडेड एनिमल्स के में, और एक तुम्हारा किए थे नॉन रेड ब्लडेड एनिमल्स। ये टर्म से ही आपको पता चल जाएगा कि इनका जो ब्लड कलर के हिसाब से इनको कैटेगराइज किया गया था एरिस्टोटल के द्वारा। ओके, तो रेड ब्लडेड एनिमल्स मतलब जिनके ब्लड का कलर क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। ओके, अब मुझे बताओ बच्चों, रेड कलर क्यों होता है ब्लड का। ओके, ब्लड का रेड कलर होता है, एक कंपोनेंट होता है हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में, उसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के वजह से रेड कलर होता है ब्लड का। ओके, एग्जांपल क्या है, ह्यूमन बींग्स। ओके, और भी हैं जैसे कि चिकन खाते हो, बहुत सारी चीजें जिनके तुम्हारा जो ब्लड का कलर है रेड होता है। अब देखो नॉन रेड ब्लडेड एनिमल्स में क्या होगा, ब्लड का कलर रेड नहीं होगा। ओके, ब्लड का कलर रेड नहीं होगा। देन तो ऐसा क्यों होता है, इनके ब्लड में ऐसा क्या होता है जो इनका ब्लड का कलर रेड नहीं होता है। तो बेसिकली इनके ब्लड में एक केमिकल होता है जिसका नाम है हेमोसियानिन प्रोटीन। हेमोसियानिन प्रोटीन होता है। हेमोसियानिन प्रोटीन के वजह से इनका जो ब्लड का कलर है रेड नहीं होता है। कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें तुम्हारा रेड ब्लड नहीं होता है, फॉर एग्जांपल तुम्हारा स्पाइडर, स्पाइडर देखे होगे। ओके, उनका ब्लड का कलर रेड नहीं होता, जाकर एक मार के देखना तो। ओके, ठीक है, और क्या है, स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन तो देखे होगा बच्चों, कितनों को बाइट भी किया होगा स्कॉर्पियन, इसका भी ब्लड का कलर रेड नहीं होता है। और एक एग्जांपल देता हूं जिसका नाम है अंटार्कटिक ऑक्टोपस। ओके, क्या नाम है इसका, अंटार्कटिक octopus. These are the animals which are not having the red color blood, so they are come under the non red blooded animals. Okay, तो आई होप तुम लोग को एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। देन इसके बाद ये तो तुम्हारा साइंटिफिकली नहीं था बच्चों, ऐसे ही मतलब देख के ही किए थे। एरिस्टोटल की कुछ प्लांट्स हैं जो बड़ा बड़ा दिख रहे हैं तो इनको ट्री कर दिए, और कुछ छोटा छोटा है तो उनको श्रब बोल दिए, और कुछ ग्रासी टाइप्स का है तो उनको हॉर्स बोल दिए। देन और कुछ एनिमल्स का ब्लड कलर रेड है तो रेड ब्लडेड, और जिनका ब्लड का कलर रेड नहीं है तो नॉन रेड ब्लडेड एनिमल्स बता दिए। तो आगे चलते हैं, बहुत सारे क्लासिफिकेशन किए गए हैं, क्या क्या है देखते हैं गाइस। सो नाउ वी स्टार्ट अबाउट द टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ओके, किंगडम के बारे में जानते हो ना बच्चों, किंगडम मैं तुम लोग को पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में, 11th का फर्स्ट चैप्टर में द लिविंग वर्ल्ड में किंगडम पढ़ाया था।
तो 2 किंगडम में डिवाइड किए थे कैरोलस लिनियस। हमारा जो साइंटिस्ट है वो बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है। ये ऑलरेडी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिए हैं। ओके, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में भी इनका हाथ है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर अगर कोई नहीं जानता है तो मैं बता देता हूँ। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है, कोई भी ऑर्गेनिज्म को 2 वर्ड से नेमिंग किया जाता है। जैसे कि ह्यूमन को, ओके, जैसे ह्यूमन का बायोलॉजिकल नेम क्या है, होमो सैपियंस। ओके, सैपियंस तुम्हारा स्पीसीज है, होमो तुम्हारा जीनस है। ओके, समझ में आया? ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिए थे। एंड ये जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कब दिए थे बच्चों? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए थे 1758 में। देखो कितने पहले से दिए थे। ओके, कैरोलस लिनियस गिवन द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन इन द ईयर 1758। और ये तुम्हारा है डायग्राम और इमेज है हमारा जो कैरोलस लिनियस का। इनका डायग्राम देखो, याद कर लेना बच्चों। ओके ओके, नाउ जो ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में डिवाइड किए थे, पहला है तुम्हारा किंगडम प्लांटे, अनदर वन इज योर किंगडम एनिमलिया। तो किंगडम प्लांटे से हमको ये पता चलता है कि यहाँ पे प्लांट्स रिलेटेड ऑर्गेनिज्म आए होंगे। एंड किंगडम एनिमलिया से हमको ये पता चलता है कि यहाँ पे एनिमल्स आए होंगे। समझ में आया? तो क्या क्या बेसिस में, कौन कौन से बेसिस में ये प्लांट एंड एनिमल को डिवाइड किए थे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में, ये देखते हैं। तो पहला बात, प्लांट जो है ये मूव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मूव नहीं कर पाते हैं, एनिमल मूव कर पाते हैं, इसी के बेसिस में ये कर दिए। ठीक है, सेकंड क्या है, प्लांट जो है दे वोंट ईट, खाना ये नहीं खाते हैं, चबा के नहीं खाते हैं। ठीक है, बट एनिमल्स जो है ईट करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। देन जो प्लांट के ग्रोथ के लिए, ठीक है, प्लांट के ग्रोथ के लिए, ग्रोथ इनका नीड करता है क्या? ग्रोथ वाटर नीड करता है, वाटर एंड कुछ मिनरल्स हो गया तो प्लांट ग्रो कर जाएंगे। बट एनिमल्स जो हैं प्लांट को खाएंगे, प्लांट से ये अपना मिनरल्स विटामिन लेंगे, वाटर भी लेंगे। ठीक है, एंड एनिमल्स को भी खाएंगे। तो ये हो गया वन ऑफ द features on the basis they or he classified the organisms into 2 kingdom, that is kingdom plantae and kingdom animalia. ओके गाइज, और क्या क्या चीजें हो सकता है? और ये और एक चीज देखे थे, हमारा जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स का बेसिकली सेल वॉल होता है। सेल में, सेल जानते हो ना बच्चों? देखो, सेल एक वर्ड है, सेल इज द बेसिक फंक्शनल and structural unit of life, structural unit of life। तो सेल का मतलब समझ में आ गया, इट इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट, बेसिक यूनिट ऑफ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो प्लांट के जो सेल हैं, प्लांट के सेल में, ऐसे सेल में उनके आउटर कवरिंग जो होता है सेल वॉल होता है। ओके, बट एनिमल के केस में जो एनिमल का सेल होता है, इनका सेल के चारों तरफ जो होता है, जो सराउंडिंग जो होता है, दैट इज मेड अप ऑफ और दैट इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बेसिकली प्लांट में जिसका सेल वॉल था उन्हीं को प्लांट में ऐड किया गया, और जिसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन था उनको एनिमल्स में इंक्लूड कर दिया गया। ओके, नाउ और क्या चीजें हुआ था? देखो, इसीलिए प्लांट में 2 किंगडम सिस्टम में बैक्टीरिया को प्लेस कर दिया गया था। क्यों बैक्टीरिया को प्लेस कर दिया गया था? क्योंकि बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ओके, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह सा होता है। ओके, कुछ इस तरह सा। तो ये तुम्हारा सेल वॉल प्रेजेंट होता है यहाँ पे। तो बैक्टीरिया का सेल वॉल प्रेजेंट होता है, इसलिए बैक्टीरिया को प्लांट में प्लेस कर दिया गया था। जबकि हम अभी जानते हैं कि बैक्टीरिया इज नॉट ए प्लांट। ओके, तो these are some categories or features through which Carolus Linnaeus divided the organisms into plantae and kingdom Animalia। बट ये तुम्हारा जो है
अप्रोप्रिएट नहीं है, सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत सारे ड्रॉबैक्स एंड लिमिटेशन आया है। कौन कौन से लिमिटेशन आया, कौन कौन से ड्रॉबैक्स था, अभी थोड़ा एक एक करके उसको स्टडी करेंगे, ठीक है गाइस। ओके, तो पहला बात जो लिमिटेशन है, ओके, पहला जो लिमिटेशन है उसको देखते हैं। ओके, लिमिटेशन को हम ड्रॉबैक्स भी बोलते हैं, शॉर्टकमिंग बोलते हैं। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन का क्या क्या शॉर्टकमिंग है देखेंगे। पहला बोल रहा है अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल को ये डिफाइन नहीं कर पाया टू किंगडम्स क्लासिफिकेशन, तो ये एक ड्रॉबैक है। अब देखो प्रोकैरियोटिक क्या है और यूकैरियोटिक क्या है। प्रोकैरियोटिक साइज में तुम्हारा बहुत ही छोटा होता है बच्चों, यूकैरियोटिक थोड़ा सा बड़ा होता है। बट जो मेन डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक्स में वो बता देता हूं। प्रोकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, बट यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। हम कभी कभी पढ़े होंगे तुम लोग कि ट्रू न्यूक्लियस एंड फॉल्स न्यूक्लियस बोलते हैं। ओके, तो ट्रू न्यूक्लियस जो होता है तुम्हारा यूकैरियोटिक सेल में होता है और तुम्हारा फॉल्स न्यूक्लियस जो है तुम्हारा प्रोकैरियोटिक में होता है। अब देखो ट्रू न्यूक्लियस एंड फॉल्स न्यूक्लियस क्या है। मान लो ये एक सेल है गाइज, मान लो ये एक सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का ये चारों तरफ एक कवरिंग होता है, चारों तरफ एक कवरिंग होता है जिसको हम बेसिकली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो न्यूक्लियस में अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे ट्रू और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है तो उसको बोलेंगे फॉल्स न्यूक्लियस और नॉन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बोलेंगे। तो बेसिकली जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वहां पे तुम्हारा कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। मान लो मैं बैक्टीरिया का एग्जांपल लेता हूं, बैक्टीरिया एक तुम्हारा प्रोकैरियोटिक सेल है जहां पे तुम्हारा न्यूक्लियस ही नहीं होता, यहाँ पे जो डीएनए होता है वो नेकेड पड़ा होता है। ओके, इसको हम नेकेड डीएनए बोलते हैं। ओके, नेकेड डीएनए, तो यहाँ पे न्यूक्लियस ही नहीं होता। बट अगर एक यूकैरियोटिक सेल लेंगे उसके अंदर तुम्हारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पड़ा होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये तुम्हारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो ये वेल डिफाइंड हो गया, और ये न्यूक्लियस हो गया तुम्हारा, ये न्यूक्लियस है। ओके, न्यूक्लियस के चारों तरफ तुम्हारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर तुम्हारा डीएनए पड़ा होता है। तो बेसिकली प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक का मतलब क्या हो गया। प्रोकैरियोटिक जो है तुम्हारा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है और तुम्हारा यूकैरियोटिक सेल में तुम्हारा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। बहुत सारे डिफरेंस है बच्चों, बट अभी मैं जानने के लिए बस इतना ही बता रहा हूं। तो इसको अच्छे से ध्यान से समझ में रखना, ताकि जब भी तुम लोगों को कोई पूछे व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, देन यू विल गिव दिस आंसर टू देम। ओके, सो और क्या लिमिटेशन था, आगे चलते हैं। So next limitation, that is unable to distinguish between unicellular and मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कौन सा सेल जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और कौन सा सेल मल्टीसेलुलर सेल है और ऑर्गेनिज्म है, ये बता नहीं पाया हमारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है बच्चों? यूनि मतलब वन होता है, यूनि मतलब क्या है? वन, और ये सेलुलर मतलब सेल। तो जो ऑर्गेनिज्म, द सेल और द ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल और ओनली वन सेल, दैट इज नोन एज यूनिसेलुलर। ओके, ये बात नहीं बता पाया था हमारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन। एंड और क्या बोला है? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर मतलब मोर देन वन, मल्टी मतलब मल्टीपल नंबर ऑफ सेल। सो द ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स इज नोन एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये बात को भी तुम्हारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है समझा नहीं पाया, तो ये एक ड्रॉबैक है बच्चों। और क्या ड्रॉबैक है देखते हैं। ओके, अनेबल टू डिस्टिंग्विश फोटोसिंथेटिक एंड
नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। अब देखो फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या है। फोटोसिंथेटिक का मतलब मैं बता देता हूं। मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है बच्चों, मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है। ओके, यहाँ पे हमारा सनलाइट आ रहा है, ये हमारा सन सूरज जी है। ओके, सन से जो लाइट आ रहा है, यही लाइट को यूज करके ये अगर खाना प्रोड्यूस करेगा, फूड प्रोड्यूस करेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेटिक। अगर लाइट को बिना यूज ना करके खाना, मतलब जो लाइट को यूज नहीं कर पाता है, उसको नॉन फोटोसिंथेटिक बोलेंगे। तो कौन सा फोटोसिंथेटिक है, कौन सा नॉन फोटोसिंथेटिक है, ये भी समझा नहीं पाया तुम्हारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन। सो ये एक ड्रॉबैक्स और लिमिटेशन है। ओके, देन कम टू द यूग्लिना। ओके, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, नीट एंड बोर्ड के हिसाब से, ये स्टार मार्क दे रहा हूं मैं इसको। तो एक एग्जांपल है बच्चों यूग्लिना, जिसके बारे में आगे डिटेल्स पढ़ेंगे, बट अभी के लिए जितना चाहिए मैं उतना पढ़ा दूंगा अभी। अब देखो, यूग्लिना हैज बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स फीचर। तो यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास एनिमल एज वेल एज प्लांट्स के फीचर्स होते हैं। पहला बात तो मैं इसके बाद बता देता हूं कि ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, दिस इज एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो सेकेंड थिंग क्या है, इसके पास प्लांट भी है, प्लांट का फीचर है, एंड एनिमल का भी फीचर है। और ये रिप्रोडक्शन कैसे करता है बच्चों, रिप्रोडक्शन, ये इसका रिप्रोडक्शन आप लोग जानते हो, हम पढ़े थे, रिप्रोडक्शन इसका बाइनरी फिजन होता है। ओके, बाइनरी फिजन का मतलब आप लोग जानते हो, एक सेल टूट के ब्रेकडाउन होके दो सेल में बन जाता है, उसको बाइनरी फिजन बोला जाता है। तो ये हमारा बेसिकली यूग्लिना का कुछ फीचर्स है, और क्या क्या एनिमल एंड क्या क्या प्लांट फीचर्स है अभी मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, अब देखो यूग्लिना का स्ट्रक्चर अगर देखोगे कुछ इस तरह सा दिखेगा। ठीक है, यूग्लिना का कुछ इस तरह सा स्ट्रक्चर दिखेगा। यूग्लिना एक ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, मान लो ये न्यूक्लियस है। ओके, इसके साथ साथ इसमें इसके पास माउथ होता है, यहाँ पे ऐसे माउथ होता है। माउथ को हम इसको गलेट भी बोलते हैं, जिसके थ्रू से ये खाना खाता है। माउथ और गलेट भी बोलते हैं जिसको हम, जिसके थ्रू से ये फूड इनटेक करता है। ठीक है बच्चों, और कुछ चीजें होता है मैं जो बता देता हूं, और भी बहुत सारी चीजें होता है इसके पास। इसके पास कुछ कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होता है, ऐसे कुछ वैक्यूल्स ऐसे पड़ा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है बच्चों। ये जब यूग्लिना में वाटर का अमाउंट ज्यादा हो जाता है, तो उसको एक्सपेल आउट करने, बॉडी से निकालने में हेल्प करता है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल बेसिकली रिमूव द वाटर, कौन से वाटर, एक्सेसिव वाटर को बॉडी से रिमूव करता है। ओके, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का मतलब ये हो गया। अब देखो इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है गाइज। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एनर्जी प्रोडक्शन। आप लोग जानते हो ये एटीपी प्रोडक्शन करता है, जो कि जिसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं हमारे बॉडी में। ओके, तो बेसिकली एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। एंड देन इसके पास और एक फीचर होता है, और एक फीचर है कुछ इस तरह सा, जिसको हम बेसिकली फ्लाजेला बोलते हैं। ओके, फ्लाजेला का काम क्या होता है बच्चों, बेसिकली लोकोमोशन। ओके, लोकोमोशन का मतलब क्या है, मूवमेंट। लोकोमोशन का मतलब क्या है, मूवमेंट। तो फ्लाजेला से ऐसे टेल जैसे हिला हिला के ऐसे तैर तैर के ऐसे करके ये मूव करेगा, तो लोकोमोशन होगा। और एक चीज मैं बताता हूं इसके पास क्या होता है, इसके पास और एक चीज होता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। ये तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट। अब गाइज बताओ मुझे क्लोरोप्लास्ट कहां पे होता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, प्लांट में होता है। ओके, ये तुम्हारा प्लांट फीचर हो गया। और एक चीज बताता हूं जिसका नाम है
कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है, जिसका नाम है पायरिनॉइड्स। ओके, पायरिनॉइड्स क्या है बच्चों? बेसिकली ये मॉलिक्यूल है जिसमें कि स्टोरेज मॉलिक्यूल है जिसमें कि स्टार्च एंड प्रोटीन स्टोर रहता है। ओके, स्टार्च एंड प्रोटीन स्टोर रहता है। अब देखो गाइज, यहाँ पे बहुत सारे हम लोग देख लिए कि बहुत सारे फीचर इसका देख लिए, ठीक है। अब मैं तुम लोग को समझाता हूँ इसके पास कैसे बोथ एनिमल एंड प्लांट्स का फीचर होता है। पहला बात तो इसके पास गलेट है और माउथ है, जिसके थ्रू से ये च्यू करके खाएगा, तो ये एक तुम्हारा एनिमल्स फीचर हो गया। देन इसके पास कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है, जो कि तुम्हारा प्लांट में नहीं होता बेसिकली, इसको छोड़ो। अब देखो न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। अब देखो इसके पास जो इंपोर्टेंट फीचर्स है दैट इज फ्लाजेला। फ्लाजेला है तो मूव कर पा रहा है। ओके, मूव कौन कर पाता है? प्लांट की एनिमल, ऑब्वियसली एनिमल, तो ये एक एनिमल्स फीचर हो गया तुम्हारा। ये गलेट भी एक तुम्हारा एनिमल्स फीचर हो गया, ठीक है। अब देखो प्लांट फीचर्स क्या है। प्लांट फीचर्स ये है तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो क्या है? फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, तो प्लांट का फीचर्स हो गया। और देखो एनिमल स्टोर नहीं करते हैं फूड मॉलिक्यूल को, ठीक है, फूड मॉलिक्यूल को स्टोर नहीं करते हैं। पायरिनॉइड्स जो है स्टोरेज मॉलिक्यूल है, जो कि स्टार्च एंड प्रोटीन को स्टोर करता है। तो प्लांट बेसिकली स्टोर करते हैं, तो ये भी तुम्हारा प्लांट फीचर्स हुआ। तो इसके बाद देख सकते हो ये दोनों तुम्हारा प्लांट फीचर्स हो गए, और ये दोनों तुम्हारा एनिमल्स फीचर्स होंगे। तो एनिमल एज वेल एज प्लांट फीचर्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। किसके पास? इग्लिना के पास। ये हमारा स्ट्रक्चर है इग्लिना का। ओके, ये स्ट्रक्चर अच्छे से करो बच्चों, ये आगे जाकर भी पढ़ेंगे इग्लिना का स्ट्रक्चर। ओके, नाउ वन मोर इंपोर्टेंट थिंग आई वांट टू से यू दैट, देखो इग्लिना जो है बच्चों, इसका जो न्यूट्रिशन है गाइज, इसका जो न्यूट्रिशन है, इसका न्यूट्रिशन को हम मिक्सोट्रॉफिक बोलते हैं। मिक्सोट्रॉफिक। ओके, ऐसा क्यों? मिक्सो मतलब मिक्स। ओके, मिक्स मतलब किस किस का मिक्सिंग है यहाँ पे? एक तो ऑटोट्रॉफिक है ये, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक है, और क्या ये हेट्रोट्रॉफिक भी है। अब देखो इस बात को मैं समझाता हूं, थोड़ा वेट करो। ओके, सो देखो फोटोसिंथेटिक कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट है तो ये फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, तो अगर फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है तो ये ऑटोट्रॉपिक हो गया, खुद का खाना खुद बना पाता है। तो जब ये अनफेवरेबल कंडीशन में आता है, लाइट सोर्स नहीं मिलता है, लाइट सोर्स नहीं मिलेगा तो क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, तुम लोग जानते हो। तो लाइट सोर्स जब नहीं मिलता है इसको, ये क्या करता है? आसपास में पड़े हुए खाना को खाने लगता है, जैसे कि एनिमल। तो ये हेट्रोट्रॉपिक भी है। तो इसका जो न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉपिक भी है, हेट्रोट्रॉपिक भी है। तो इसी को मिक्स, जो ये एक मिक्सचर ऑफ ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक है, इसीलिए इसका न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? मिक्सोट्रॉफिक, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, जो कि तुम्हारा नीट में आ सकता है। ओके गाइज, चलो और क्या लिमिटेशन है देखते हैं। और एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है क्लामिडोमोनास। ओके, और एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है क्लामिडोमोनास। अब देखो क्लामिडोमोनास हैज बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स फीचर। देखो क्लामिडोमोनास के पास भी तुम्हारा एनिमल एंड प्लांट्स का फीचर्स है। देखो, ठीक है, क्लामिडोमोनास का कुछ और भी फीचर्स मैं बता देता हूं। ये पहला तो बात है, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ओके, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि आल्गी ग्रुप में आता है, आल्जी में आता है ये, ठीक है गाइस। सेकेंड थिंग, ये मोटाइल है। दिस इज मोटाइल इन नेचर। मोटाइल मतलब मूवमेंट। मोटाइल मतलब क्या है बच्चों? मूवमेंट। मोटाइल अगर मूवमेंट हो रहा है तो इसके पास क्या होगा? फ्लाजेला होगा गाइस, ऑब्वियस सी बात है, फ्लाजेला होगा। देन ये ऑटोट्रॉफिक भी है, ऑटोट्रॉफिक भी है, मतलब ये खुद का खाना खुद बना सकता है। अब देखो ये फ्लाजेला वाला जो है, ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? फ्लाजेला वाला जो है लोकोमोशन दे रहा है, तो ये एनिमल्स फीचर आया, ये एनिमल्स फीचर है। एंड तुम्हारा ऑटोट्रॉपिक किसका फीचर है? प्लांट का फीचर है। अब देखो मैं इसका डायग्राम थोड़ा बना देता हूं तो बेटर होगा तुम लोगों को समझने में। जो आल्गी है, जो क्लामिडोमोनास है, कुछ इस तरह का दिखता है। ओके, कुछ इस तरह सा होता है। यहाँ पे इसका
2 फ्लैजेला ऐसे निकला होता है, ये बाई फ्लैजेलेट है, 2 फ्लैजेला, इसीलिए इसको बाई फ्लैजेलेटेड बोलते हैं। ओके, इसके अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस होता है गाइस, यहाँ पे पायरिनोइड्स होता है। पायरिनोइड्स क्या है? पायरिनोइड्स अभी मैंने बताया था, ये स्टार्च एंड प्रोटीन को स्टोर करता है। पहला बात स्टोरेज आ गया, तो ये तुम्हारा प्लांट का फीचर हो गया। देन इसके पास क्लोरोप्लास्ट भी होता है। ओके, इसके पास क्लोरोप्लास्ट भी है। तो ये तुम्हारा फोटोसिंथेसिस, ये प्लांट का फीचर्स हो गया। अब देखो कौन कौन सा फीचर्स है। ये जो फ्लैजेला वाला है, फ्लैजेला वाला तुम्हारा एनिमल फीचर है। एनिमल फीचर क्यों है? ये मूवमेंट के लिए हेल्प करेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा एनिमल फीचर। देन तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, जो कि हो गया तुम्हारा प्लांट फीचर। एंड तुम्हारा पायरिनोइड है जो कि स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक हो गया, जो कि प्लांट का है। ओके, तो इसके पास भी एनिमल्स एंड प्लांट्स का फीचर्स है। तो ये भी एक ड्रॉबैक है जो हमारा किंगडम, जो टू किंगडम सिस्टम है वो बता नहीं पाया। ओके, और क्या लिमिटेशन है देखते हैं। और एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है बच्चों लाइकेन। बेसिकली इसको हम एक ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ algae एंड फंगी, द कॉम्बिनेशन ऑफ algae एंड फंगी। अब देखो ये दोनों एक साथ रहते हैं, इनके रिलेशन को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसका मतलब सुने होंगे, सिम्बायोटिक का मतलब सुने होंगे आप लोग, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसका क्या मतलब है? इस सिम्बायोटिक में दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहेंगे एंड बेनिफिशियल टू ईच अदर रहेंगे। बेनिफिशियल टू ईच अदर। ओके, इसका मतलब ये है जो algae एंड फंगी दोनों अपने आप में हेल्पफुल रहेंगे। algae तुम्हारा फंगी को हेल्प करेगा और फंगी तुम्हारा algae को हेल्प करेगा। अब देखो algae का जो पढ़ाई होता है, algae का पढ़ाई को हम फाइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ algae इज नोन एज फाइकोलॉजी एंड स्टडी ऑफ फंगी इज नोन एज माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंगी इज नोन एज माइकोलॉजी। अब देखो एक दूसरे को कैसे बेनिफिशियल है ये दोनों, वो थोड़ा बात करते हैं। फंगाई जो है algae को शेल्टर प्रोवाइड करता है, मतलब रहने के लिए जगह देता है, शेल्टर देता है। और क्या करता है? वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करके algae को देता है। ओके, वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करके algae को देता है। और अभी देखो algae जो है तुम्हारा फोटोसिंथेटिक है, algae तुम्हारा फोटोसिंथेटिक होता है। क्या करेगा algae? फोटोसिंथेटिक है तो वाटर एंड मिनरल्स को यूज करके फूड बनाएगा फंगी के लिए। ओके, क्या बनाएगा? फूड बनाएगा फंगी के लिए। तो देखो फंगी क्या कर रहा है? वाटर्स दे रहा है, मिनरल्स दे रहा है और शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है algae को रहने के लिए। एंड algae क्या कर रहा है? उसके बदले खाना बना के फंगी को दे रहा है। तो जनरली algae का कंपोनेंट क्या है? फूड। एंड माइकोलॉजी का कंपोनेंट क्या है? शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स। तो algae का जो कंपोनेंट है, ओके, कंपोनेंट ऑफ algae को हम क्या बोलते हैं? ये इंपॉर्टेंट बात है, आता है क्वेश्चन। कंपोनेंट ऑफ algae को बोला जाता है फाइकोबायोन्ट। क्या बोला जाता है? फाइकोबायोन्ट। क्वेश्चन पूछता है कि फाइकोबायोन इज द कंपोनेंट ऑफ फंगी और algae, तो हमेशा आंसर देना आप algae का कंपोनेंट होता है फाइकोबायोन्ट। ओके, एंड फंगी सॉरी algae का कंपोनेंट क्या हुआ? फाइकोबायोन्ट। एंड फंगी का जो क्या होगा कंपोनेंट? दैट इज माइकोबायोन्ट। ओके गाइज, फंगी का क्या हो गया? माइकोबायोन्ट एंड algae का क्या हो गया? फाइकोबायोन्ट। तो इतना याद रखना है आपको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो अब मुझे बताओ टू किंगडम क्लासिफिकेशन में, अब इन दोनों के बीच में देखो ये दोनों एक साथ रह रहे हैं, ठीक है। क्या इसको हम प्लांट में डाल सकते हैं? क्या इनको हम एनिमल्स में डाल सकते हैं? तो ये डिफिकल्ट हुआ था, ये एक ड्रॉबैक है हमारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन में। ओके, देन कम टू द बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया के साथ बच्चों बहुत ही नाइंसाफी होता है। बैक्टीरिया बेचारा फंस जाता है। देखो, बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है, ओके, सेल वॉल है, और ये कुछ फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो है फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो इसी के हिसाब से देखा जाए तो ये तुम्हारा प्लांट्स फीचर है इनका, ओके, प्लांट फीचर है। और देखो इनके पास फ्लाजेला होता है, ओके, इसका थोड़ा डायग्राम बना देता हूं। यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे कुछ इस तरह सा डायग्राम होता है, ओके। ये तुम्हारा सेल वॉल है, ओके, ये है फ्लाजेला। अब देखो फ्लाजेला है, फ्लाजेला का काम क्या होता है? लोकोमोशन, ठीक है, फ्लाजेला का काम क्या है? लोकोमोशन। और कुछ होते हैं इनमें नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक। तो क्या हुआ यहाँ, ये दोनों फीचर क्या है? फ्लाजेला है और नॉन फोटोसिंथेटिक जो है ये एनिमल्स फीचर है कि नहीं? ये हो गया हमारा एनिमल फीचर्स। तो इनको कहां पे रखेंगे बच्चों? प्लांट्स में रखेंगे या एनिमल्स में रखेंगे? कोई बता पाओगे? नहीं। तो यहाँ पे टू किंगडम क्लासिफिकेशन में ये तुम्हारा ड्रॉबैक्स हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा ड्रॉबैक्स हो गया। अब देखो और एक तुम्हारा देखते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द फंगी। फंगी में, फंगी जो है बच्चों ये ना ही प्लांट है ना ही एनिमल है। क्योंकि देखो ये तो पहला बात है कि ये तुम लोग को मतलब प्लांट में डाल दिए थे टू किंगडम्स क्लासिफिकेशन में, बट फंगी का कोई भी प्लांट कैरेक्टरिस्टिक है ही नहीं। पहला बात, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल जो कि प्लांट का मोस्ट मतलब इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है, जो कि क्लोरोफिल नहीं है। और फंगी तुम लोगों को एक एग्जांपल देता हूं, मशरूम। मशरूम खाते हो ना बच्चों? मशरूम को क्या सोचते हो? वेज सोचते हो, वेज समझते हो ना? देखो वो प्लांट नहीं है बच्चों, ठीक है, क्लोरोफिल नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो क्लोरोफिल अगर नहीं है फंगी में तो हम इसको प्लांट में कैसे डाल पाएंगे? तो ये एक ड्रॉबैक्स है। एंड सेकेंड थिंग क्या है, ये साप्रोफाइटिक इन नेचर है। साप्रोफाइटिक का मतलब क्या है बच्चों? इसका जो न्यूट्रिशन है साप्रोफाइटिक है। साप्रोफाइटिक तुम्हारा क्या है? एक हेट्रोटॉफिक है। इसमें क्या होता है मैं बता देता हूं। ये ऑटोट्रॉफिक नहीं है, साप्रोफाइटिक है। साप्रोफाइटिक तुम्हारा एक हेट्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, जनरली फंगस क्या करेंगे, मान लो ये एक फूड मॉलिक्यूल है, ठीक है, और तुम्हारा ये मान लो तुम्हारा एक फंगस है, मान लो ये एक फंगस है। ये फंगस क्या करेगा, ये कुछ केमिकल्स रिलीज करेंगे इस फूड में, ये केमिकल जाकर ये फूड को डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है। डाइजेस्ट करने के बाद ये फूड को फंगस जो है एब्जॉर्ब कर लेगा। ये फंगी है, ये फूड है, ठीक है। पहले क्या होगा, फंगी कुछ केमिकल रिलीज करेंगे, किसके ऊपर? फूड के ऊपर। फूड उस केमिकल के रेस्पॉन्स में आकर क्या हो जाएंगे, डाइजेस्ट हो जाएंगे। जब ये फूड डाइजेस्ट हो जाएगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा कौन? फंगी। तो इसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, इसी टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? साप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब देखो इसको हम किस में डालेंगे, ठीक है। क्या ये प्लांट जैसा बिहेव कर रहा है? क्या ये एनिमल जैसा बिहेव कर रहा है? एनिमल तो तुम्हारा इंजेक्शन करते हैं, ठीक है, इंजेक्शन करते हैं, फिर च्यू करते हैं, फिर डाइजेशन करते हैं, फिर एसिमिलेशन करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका ऐसा नहीं है, ठीक है। पहले ये बाहर में ही फूड डाइजेशन कर रहा है, फिर हम ये एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले खाना खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, फिर एब्जॉर्प्शन होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। और एक बात है, इनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, बॉडी स्ट्रक्चर, ये भी प्लांट जैसे नहीं होता है, नॉट लाइक प्लांट्स, ओके। इनका बॉडी भी प्लांट्स जैसे नहीं होता है। तो कैसे इनको हम प्लांट्स में ऐड कर सकते हैं बच्चों? कैसे हम इसको प्लांट्स में ऐड कर सकते हैं? तो फाइनली लास्ट में जब हम पढ़ेंगे, देखना, फंगी को एक सेपरेट किंगडम में डाला गया था जिसका नाम है किंगडम फंगी, ओके, किंगडम फंगी, ओके। तो चलो ये एक लिमिटेशन था जिसको हम प्लांट में नहीं डाल सकते, लेकिन टू किंगडम सिस्टम में प्लांट में डाल दिया गया था फंगी को, ठीक है ना। इतना ही तुम्हारा लिमिटेशन है, इतना तुम लोग कर लोगे तो नीट में भी तुम्हारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा।
ठीक है, और बोर्ड के लिए भी ये सही हो जाएगा। देन कम टू द अनदर टॉपिक दैट इज फंगी। ओके सॉरी, फंगी तो पढ़ा दिया ना। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय अर्नस्ट हैकेल। कौन दिए थे? अर्नस्ट हैकेल। ये भी एक साइंटिस्ट हैं, बहुत ही मतलब फेमस साइंटिस्ट हैं। इनके बारे में आगे जाकर बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। ये किंगडम को ऑर्गेनिजम्स को थ्री किंगडम में क्लासिफाई किए थे, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमलिया। ये क्या किए थे बेसिकली, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ओके, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो क्या किए थे, सारा को सारा लेकर किंगडम प्रोटिस्टा में ऐड कर दिए थे। ठीक है, सो ही ऐड all unicellular organism here, unicellular organisms here, ओके, ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को प्रोटिस्टा में ऐड कर दिए थे। तो ये भी एक्सेप्टेड नहीं हुआ था, इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थे बच्चों, देख लेते हैं क्या क्या। देखो ये जो है पहला ड्रॉबैक क्या है, ये दिस इंक्लूडेड वॉल्ड एंड वॉललेस ऑर्गेनिजम्स। ओके, प्रोटिस्टा में क्या किए, वॉल्ड एंड वॉललेस ऑर्गेनिज्म को ऐड कर दिए। वॉल्ड मतलब जो हमारा सेल वॉल होता है, ओके, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसा थे जिसके पास सेल वॉल था और कुछ ऐसा थे जिनके पास सेल वॉल नहीं था, दोनों को मिलाकर प्रोटिस्टा में भी डाल दिए थे। तो ये एक ड्रॉबैक हो गया बच्चों। ठीक है, इंक्लूडेड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। तो फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को एक ही जगह में डाल दिए थे, ये एक ड्रॉबैक है। एंड इंक्लूडेड यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को एक साथ ऐड कर दिए थे। अब देखो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक का एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं, बैक्टीरिया। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल क्या है, बैक्टीरिया। और एक तुम लोगों को यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक का एग्जांपल दे रहा हूं, ईस्ट। ईस्ट खाते हो ना, जो ब्रेड में होता है, ये तुम्हारा यूनिसेलुलर होता है बच्चों, और फंगी में आता है, ये एक फंगस है। ओके, फंगी में आता है, ये तुम्हारा यूनिसेलुलर है। ठीक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, ये बात तुम लोग ध्यान में रखना, बहुत कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। इट इज यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, ईस्ट तुम्हारा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है और ये फंगी में आता है। ठीक है, और इसका जो साइंटिफिक नेम है लिख देता हूं बच्चों, इसको भी याद करना है तुम लोग को, आगे जाकर पढ़ेंगे तो इसी अभी भी बता देता हूं, साकारोमाइसिस, साकारोमाइसिस सेरिविसी, इसका नाम है साकारोमाइसिस सेरिविसी। ओके, ये याद रखना है आपको। ठीक है, ये ईस्ट है। अब देखो बैक्टीरिया, आपका बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोटिक है और ये भी यूनिसेलुलर है, ये भी यूनिसेलुलर है, बट बैक्टीरिया तुम्हारा प्रोकैरियोटिक है और ये तुम्हारा यूकैरियोटिक है, ये बात ध्यान रखना। ये प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक को दोनों को एक साथ रख दिए थे। तो ये था तुम्हारा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक्स। अब आते हैं हम लोग फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, जस्ट ए मिनट गाइस, लेट मी टेक सम वाटर। ओके गाइस, so four kingdom classification is given by Herbert F. Copeland। ओके, साइंटिस्ट का नाम है हर्बर्ट एफ कोपलैंड। ठीक है, ये साइंटिस्ट क्या किए, चार किंगडम में डिवाइड कर दिया ऑर्गेनिज्म को। एक था मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमलिया। तो चार किंगडम, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमलिया। तो इसमें बेसिकली क्या किए, ये तुम्हारा जो यहाँ पे तुम्हारा जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, इनमें से यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक्स को निकाल के यहाँ पे रख दिए, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक्स को मोनेरा में डाल दिए। तो हमारा मोनेरा मतलब सारा प्रोकैरियोटिक्स आते हैं, और यहाँ पे क्या बच गए होंगे, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स बचे होंगे। ओके, सो दिस इज हाउ कोपलैंड classify the organisms into four kingdom। one is monera, protista, plante, animalia। तो मोनेरा में क्या क्या रहेगा, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक्स रहेंगे, प्रोटिस्टा में क्या रहेंगे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स रहेंगे, प्लांटे में तुम्हारा सारा का सारा प्लांट्स रहेंगे, एनिमालिया में सारा का सारा एनिमल्स रहेंगे। देखो
तो इसमें भी 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, जैसे कि जो इंपॉर्टेंट है, फंगी स्टिल इंक्लूडेड इन द किंगडम प्लांटे। देखो हम लोग ड्रॉबैक्स में पढ़े थे, फंगी जो तुम्हारा है, तुम्हारा प्लांट्स नहीं है, इट इज नॉट ए प्लांट, तो इसको स्टिल हमारा किंगडम प्लांटे में ऐड किया गया था। तो इसको भी, ये एक ड्रॉबैक्स था 4 किंगडम क्लासिफिकेशन का। तो क्या किए, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाए जो कि सबसे एक्सेप्टेड है। ओके, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ओके, यही अभी चल रहा है और इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, ठीक है बच्चों। इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय आर.एच. व्हिटेकर। कौन दिए थे? आर.एच. व्हिटेकर इन द ईयर 1969 में आर.एच. व्हिटेकर इसी को दिए थे। तो क्या क्या डिवाइड किए थे देखो, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमालिया। तो ये क्या किया आर.एच. व्हिटेकर, फंगी को एक सेपरेट ग्रुप में सेपरेट किंगडम बना दिए। तो इनके हिसाब से अभी मोनेरा में तुम लोग पाओगे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स मिलेगा यहाँ पे। देन प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक मिलेंगे, फंगी में ऑल फंगी मिलेगा, ऑल फंगी, एंड किंगडम प्लांटे में ऑल प्लांट्स, एंड किंगडम एनिमलिया में ऑल एनिमल्स। ओके, सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सम फीचर्स, कौन कुछ फीचर्स को देखकर यहाँ पे ऐसे कैटेगराइजेशन किए थे आर.एच. व्हिटेकर। तो ये फीचर्स क्या क्या है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करना होगा आप लोगों को। एंड गाइज, आज का सेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो ये वीडियो को लाइक कर देना और बहुत सारे बच्चे के पास भेज देना ताकि उन लोगों को भी ये नॉलेज मिल सके। अगर आप लोग नोट्स चाहते हो, ओके, इफ यू लाइक टू हैव नोट्स, देन डीएम करो मुझे मेरे इंस्टा आईडी में। ओके, इंस्टा आईडी में मुझे डीएम करो और तुम लोग जुड़ सकते हो टेलीग्राम में। ओके, यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम। ओके, देन यू कैन ज्वाइन मी ऑन फेसबुक ग्रुप, एक हमारा बायोलॉजिक्स नाम का एक फेसबुक ग्रुप है। ओके, और यू कैन ज्वाइन मी ऑन फेसबुक। ओके, तो गाइस कोई भी डाउट हो प्लीज आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और ये जो टेलीग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, जो तुम्हारा इंस्टाग्राम है, इसका आईडी मैं तुम लोग को लिंक में दे दूंगा, जो तुम्हारा डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।